अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग को शुरू हुए 13 दिन हो चुके। इजराइल को ईरान के साथ साथ पड़ोसी देश लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। ईरान समर्थक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट और मिसाइलों को रोक दिया, मगर कुछ जगहों पर मलबा गिरने से आग लग गई। अलग अलग हमलों में इजराइल में पिछले 24 घंटे में 189 लोग घायल हुए हैं, जबकि जंग शुरू होने के बाद से अब तक कुल 2745 लोग घायल हो चुके हैं। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान जंग में 1878 मौतें, लेबनान 570, इराक 15, ईरान 1255, इजराइल 13, कुवैत 6, बहरीन 2, सऊदी अरब 2, यूएई 6, ओमान 1, अमेरिकी सैनिक मौत 8। मिडल ईस्ट में महायुद्ध से एशियाई रीजन में तेल गैस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। वहीं इस संकट के बीच ईरान ने भारतीय जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। इजराइल और अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने इस रास्ते पर रोक लगा दी थी और चेतावनी दी थी कि कोई जहाज यहां से गुजरेगा तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के अपने समकक्ष राघची से बात के बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। दोनों देशों के विदेश मंत्री की बातचीत का मकसद गैस और तेल की प्रभावित कीमतों और उपलब्धता को स्थिर रखना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। लाइबेरिया के झंडे वाला तेल टैंकर शेनलॉन्ग मुंबई के पास भारतीय समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया है। ये जहाज मुंबई पोर्ट पर पहुंचा। इस जहाज की कमान एक भारतीय कप्तान के पास है। ये टैंकर सऊदी अरब के रास तनूरा पोर्ट से कच्चा तेल लेकर भारत आया है। वहीं चीन का हेलन जर्नी नाम का एक कार्गो शिप बुधवार को हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में थाई लेक के जहाज पर हमलों की खबर मिलते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया और यूएई के तट की ओर से लौट गया। ये जहाज सऊदी अरब के जुबैल बंदरगाह से सल्फर लेकर निकला था और हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा था। 11 मार्च की सुबह अचानक जहाज ने अपनी दिशा बदल ली। ये फैसला उस समय लिया गया जब मयूरी नारी नाम के थाई जहाज पर हमले की खबर सामने आई। बताया गया कि ये जहाज ओमान के पास हमले में क्षतिग्रस्त हुआ था। क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया के ऊर्जा सप्लाई के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। वैश्विक तेल कारोबार की लाइफलाइन इस रास्ते को माना जाता है। दुनिया के करीब 1/3 तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है। खाड़ी देशों का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। सऊदी अरब, कतर और कुवैत का तेल भी इस रास्ते से बाहर जाता है। हर दिन करोड़ों बैरल तेल से भरे टैंकर यहां से गुजरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए ये बेहद अहम मार्ग है। दुनिया के कई बड़े देशों की नजर हमेशा इस जलडमरू मध्य पर रहती है। ईरान कई बार इस जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे चुका है। भारत, चीन और जापान जैसे देशों की ऊर्जा आपूर्ति इस मार्ग से जुड़ी है। सैन्य और रणनीतिक लिहाज से यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ने पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी जगह की हो रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दुनिया की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है। देखिए, जो ये अभी ईरान और अमेरिका इजराइल की जो ये वार चल रही है, इसने एंटायर
वेस्ट एशिया को कवर कर लिया और मेरा ख्याल पूरी वर्ल्ड इसमें झुक गई है सारी इस लड़ाई में, और हर कंट्री जो है इससे अफेक्ट हो रही है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये वॉर कोई टेरिटरी को ग्रैब करने की वॉर नहीं है, ये एक इकॉनमी पे बेस्ड वॉर है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जिसको मैं कहूँगा कि शुरुआत उन्होंने ही की है, और उन्होंने बहुत सी कंट्रीज़ को अपने जैसे कई प्रेसिडेंट को ही उठा के ले गए और उसके बाद एक ईरान के प्रेसिडेंट को सीधा ही मार दिया। तो एक किस्म का ये एक हाई लेवल का टेररिज्म जो हमारे वर्ल्ड में चला, उसने हमारे पूरी वर्ल्ड की इकानमी के ऊपर बहुत बुरा असर डाला। क्योंकि जो ये इस्लामिक वर्ल्ड थी ये सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई थी, क्रूड ऑयल वहाँ से निकलता था विच वाज बीन सर्कुलेटेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज वो सारा बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी जो प्राइस है पेट्रोल की, गैस की, ये अप होना शुरू हो गई है। और अभी मुझे लगता है कि आइंदा भी आगे दोबारा इसका रिवीजन होगा, क्योंकि रूट्स जो हैं जहाँ से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट आती थी वो बंद कर दी गई हैं। और इल्ज़ामबाजी का ऐसा जोर चल रहा है कि कोई एक बात कह रहा है, कोई दूसरा बात कर रहा है, लेकिन नटशेल में जो इकॉनमी है वो ख़त्म हो रही है, डीरेल हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और उसका सीधा सीधा असर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। ईरान की तरफ से किए गए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। यह हमला इराक के समुद्री इलाके में एक तेल टैंकर पर हुआ। सैफसी विष्णु नाम के तेल टैंकर पर हमला किया गया। ये जहाज अमेरिका की कंपनी का है और मार्शल आइलैंड के झंडे के तहत चल रहा था। हमलाखोर अल जुबैर बंदरगाह के पास हुआ। हमले में आत्मघाती नाव सुसाइड बोट का इस्तेमाल किया गया। जहाज पर मौजूद बाकी 27 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। उन्हें बाद में बसरा शहर ले जाया गया। फिलहाल मारे गए भारतीय नागरिक का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। पर जो इस वक्त क्राइसिस चल रही हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं जहाँ से गैस आती है, उसके अलावा मेथड्स नहीं हैं कि कैसे गैस को इंपोर्ट किया जाए और कैसे लाया जाए। जो इंपोर्ट करने के रास्ते भी हैं उन पर अगर काम किया जाए तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हर चीज़ पर असर पड़ेगा और ज़िंदगी जो है आने वाले दिनों में मुश्किल से मुश्किल बनती जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका जीत चुका है। ट्रंप ने ये दावा केंटकी राज्य में एक रैली के दौरान किया। ट्रंप ने कहा कि जीत का ऐलान जल्द ही करना होगा, लेकिन उनके मुताबिक जंग के पहले ही घंटे में साफ हो गया था कि अमेरिका आगे है। उनका दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। अमेरिका भी लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा जब तक काम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। तब तक अमेरिका जंग जारी रखेगा ताकि बार बार ऐसी लड़ाई की नौबत न आए। खबरों के मुताबिक ईरान ने जंग खत्म के लिए 3 शर्तें रखी। दुनिया के सामने ये तीनों शर्तें रखी हैं। जंग खत्म करने के लिए ईरान की 3 शर्तें। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का बड़ा बयान। पज़ेश्कियान के मुताबिक युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें हैं जरूरी। ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए। युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की जाए। भविष्य में ईरान पर हमला ना हो, इसके लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। कि ईरान की जो बची हुई इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है उसके पास बिल्कुल अंतिम अवसर है। यदि उन्होंने अपने वेरियस जो उनके पॉलिसी अप्रोचेस रहे जो के ऊपर उन्होंने अगर कोई रिकन्सिडरेशन नहीं किया तो उनका जो अस्तित्व है वो मिट सकता है। और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामिक रिजीम की जो यहूदियों के प्रति एक नफ़रत वाली सोच रही है उसे उन्हें तुरंत बदलना होगा। इस्लामिक रिजीम की जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी जो नीति रही है उसे उन्हें बदलना होगा। और साथ ही साथ अपने जो नापाकी हथियारों को एक्वायर करने का जो उनका एम्बिशन है उसको भी उन्हें उसके ऊपर भी लगाम लगानी होगी। तो इस तरीके का जो चेंज, इस तरीके का जो एक परिवर्तन यदि इस्लामिक रिजीम की जो नई लीडरशिप है वो लाती है
तो ही बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। लेकिन यदि मुश्तबा खामनेई के नेतृत्व में जो इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है, यदि वो अपने एडमेंट रुख पर कायम रहती है और एक टकराव का रास्ता अख्तियार करती है, तो ऐसे में जो रिमेनिंग लीडरशिप का जो अस्तित्व है वो खतरे में निसंदेह है और वो वाइप आउट भी किया जा सकता है। ईरानी राष्ट्रपति के मुताबिक इन शर्तों को मानना ही युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी IRCS के मुताबिक ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में 19,000 से ज्यादा नागरिक इमारतों को नुकसान हुआ। आंकड़ों के मुताबिक कुल 19,734 इमारतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें लगभग 16,000 घर, 3,300 से ज्यादा ऑफिस, दुकानें, 77 अस्पताल और करीब 69 स्कूल शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मलबे से कई घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। हमलों में रेड क्रिसेंट के कई केंद्रों को भी नुकसान हुआ और बचाव अभियान के दौरान कुछ राहत कर्मी घायल हुए हैं। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भारत के जो लोग हैं जो कि मिडिल ईस्ट रीजन में हैं और जाहिर है कि उनकी संख्या 1 करोड़ तक की है और ये जो लोग वर्तमान समय में एक संकट की स्थिति में निसंदेह हैं, लेकिन उन भारतीयों को जो कि स्वदेश वापस आने की मंशा व्यक्त करेंगे, उन्हें भारत की सरकार वापस लाने के जो एफर्ट्स है वो और भी गहरे तरीके से करने जा रही है। ऑलरेडी ये एफर्ट्स चल रहे हैं जो दुबई में, आबू धाबी में और डिफरेंट अदर जगहों पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर ये जो भी लोग आना चाहते हैं वो अपने रिपोर्ट्स को कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं और उनके माध्यम से उन्हें भारत लाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आर्मेनिया के रास्ते से भारत वापस लाने का प्रयास कर रहा है। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की सरकार सभी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के जो राष्ट्र हैं उनके साथ संपर्क में है और सिर्फ संपर्क ही नहीं बल्कि उन राष्ट्रों की जो लीडरशिप से हमारी सरकार की जो बातचीत हुई है उसमें सभी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापसी करने को लेकर के वो अपने पूरे सपोर्ट को देंगे और उसे प्रायोरिटी पर रखेंगे। और भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने और पूरे हमारे डिप्लोमेटिक जो हमारी मशीनरी है, हमारे जो मिशंस हैं, वो सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ संपर्क में है। और देखिए, भारत अपने इवैक्यूएशन एफर्ट्स के लिए जाना जाता है। भारत गल्फ वॉर के समय में भी जो 90s में हुआ था, उस समय में भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन को किया था। और चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, अफगानिस्तान की क्राइसिस हो, कोरोना का पैंडेमिक हो, हर जगह हर एक स्थिति में, संकटकालीन स्थिति में भारत ने विदेशों में फंसे हुए अपने नागरिकों की हमेशा से मदद की है। और आज की सरकार की भी यही नीति है कि हम अपने नागरिकों को संकट में नहीं छोड़ते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सरकार आने वाले समय में यदि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये युद्ध और अधिक इंटेंसिफाइड होता है, तो जो भी नागरिक वापस आने की इच्छा व्यक्त करेंगे उन्हें वापस लाया जाएगा। ऑलरेडी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 65,000 की संख्या में जो लोग हैं वो पहले से ही वहाँ से बाहर आए हैं। और जो बड़ी संख्या है, जैसा कि 1 करोड़ की आबादी है, तो ये जो लोग जिनमें जो भी आने की अगर मंशा व्यक्त करते हैं, उनको भारत सरकार स्वदेश वापसी लाने के लिए अपना पूरा सपोर्ट देगी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सरकार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल जारी करेगी। उन्होंने कहा कि ईरान से जुड़े युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए रिजर्व का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पेट्रोल की कीमतें कम होंगी और बाद में इस रिजर्व को फिर से भर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी मात्रा में तेल जारी किया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से ईरान की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही उसकी नौसेना और वायुसेना कमजोर हो गई। अगर मुज्तबा खामेनेई ईरान की सत्ता में बने रहते हैं तो इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो ईरान के राजनीतिक भविष्य पर बयान नहीं देंगे। देखिए, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वेस्ट एशिया, जिसे कि मिडिल ईस्ट के तौर पर भी जाना जाता है, वहाँ पर ये जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर भारी नकारात्मक असर पड़ा है। और इसकी वजह से
जो विश्व में जो ऑयल और गैस के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं और इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है यदि ये युद्ध आने वाले दिनों में अगर नहीं रुकता है और इसकी इंटेंसिटी अगर ऐसी ही बनी रहती है तो इसका काफ़ी नकारात्मक असर पूरे विश्व की एनर्जी सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक ब्लॉकेड की अवस्था में है। हालांकि कोई पूरी तरीके से ब्लॉकेड इम्पोज नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेड जो रूट है वो गहरे तरीके से बाधित है। तो ऐसे में इस सारी जो स्थितियों पर भारत के ऊपर भी इसका एक नकारात्मक असर ऑलरेडी पड़ रहा है। लेकिन भारत की जो सरकार है वो इस पूरे वेस्ट एशिया का ये जो युद्ध है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच में जो युद्ध है उसके ऊपर भारत बहुत पैनी नज़र बनाए हुआ है। और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने आज भारत का क्या स्टैंड है इस पूरे विषय पर उस पर अपने विचार संसद में रखे हैं और सारी स्थितियों को स्पष्ट किया है। जहाँ तक एनर्जी सप्लाई का प्रश्न है, भारत की सरकार इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपनी तैयारियां कर रही थी। हमारे क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो इंटैक्ट हैं, यद्यपि कि एलपीजी के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो किसी भी तरीके की जो फर्दर अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको डील करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी करके रखे हुए है। और जैसा कि विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। हम कंटिजेंसी की स्थितियों को डील कर ईरान ने कतर की ओर से 9 बैलिस्टिक मिसाइलें और कई ड्रोन दागे हैं। कतर से रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने 8 मिसाइलों और सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। कतर में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकालकर भारत लाया गया है। ये लोग कतर एयरबेस की उड़ानों से नई दिल्ली और अन्य शहरों में पहुंचे। कतर में भारतीय दूतावासों ने वहां रह रहे भारतीयों को सावधान रहने और किसी संदिग्ध चीज या मलबे के पास न जाने की सलाह दी। दूतावास ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ईरान में करीबन 9,000 हमारे भारतीय नागरिक हैं। उसमें से ज्यादातर लोग वहां शिक्षा के लिए गए हों, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो या कोई अन्य शिक्षा हो। वहां पर नाविक लोग भी हैं, कुछ व्यवसाय जगत से जुड़े लोग हैं, कुछ वहां पर जो लोग पिलग्रिम्स के रूप में वहां पर गए हैं वो लोग हैं। इनमें से कई लोग जब 14 जनवरी को और 23 फरवरी को हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप देश छोड़ें, तो बहुत सारे लोग खासकर स्टूडेंट्स वहां से ईरान छोड़ के हमारे यहाँ घर वापस आ गए। उसके बाद भी जब युद्ध शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो हम लोगों ने बहुत सारे छात्रगण जो तेहरान में थे और अन्य लोग जो तेहरान में थे पिलग्रिम्स, उनको हम लोगों ने वहां से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो इच्छुक हैं कि वहां से ईरान से वापस आएं और उसके लिए वो लोग सड़क मार्ग से आर्मीनिया और अजरबैजान जाके और इन दोनों देशों से जो कमर्शियल ऑप्शंस है हवाई जहाज का, उसको लेके वो हिंदुस्तान भारत वापस आना चाहते हैं। उनको हमारी एम्बेसी मदद कर रही है वीज़ा के साथ, और साथ ही साथ ताकि वहाँ आपको बॉर्डर पार करना पड़ता है, वहाँ भी जो गतिविधियाँ होती है उनके साथ हमारी एम्बेसी उनको मदद कर रही है। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भारतीय नागरिक ईरान से वापस आना चाहता है वो हमारे एम्बेसी से वो संपर्क करें। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से आर्मीनिया और अजरबैजान को पार करके वहां से वापस रूस ने अमेरिका और इजराइल से ईरान पर जारी हमले रोकने और बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील की है। रूस का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ता संघर्ष गंभीर चिंता का विषय बन गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को दोनों देशों से हमले रोकने और कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह कर रहा है। पूरे क्षेत्र में मानवीय स्थिति बेहद कठिन होती जा रही है और लगातार बढ़ता तनाव चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी
UNHCR के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण अब तक करीब 32 लाख लोग ईरान के भीतर ही विस्थापित हो चुके हैं। यह आंकड़ा देश भर में विस्थापित परिवार के शुरुआती आकलन के आधार पर तैयार किया गया है। UNHCR के मुताबिक अगर संघर्ष जारी रहा तो विस्थापित लोगों की संख्या और बढ़ सकती है, जिससे मानवीय संकट और गहरा जाएगा। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद 28 फरवरी से ईरान में युद्ध जारी है, जिसके कारण लाखों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाने को मजबूर हुए हैं। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के किसी भी द्वीप पर हमला करने की कोशिश हुई तो उसका बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी द्वीपों पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो सारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। ईरान की किसी भी तरह की बंदिश नहीं मानेगा और फारस की खाड़ी में हमलावरों के खिलाफ पूरी ताकत से जवाब देगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।